तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब मज़े में हैं। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने आए हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड का लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद आयनिक कंपाउंड्स खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ आज की चर्चा का विषय क्या है। आइए मेरे साथ देखते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रेशन और सॉल्वेशन? आउट ऑफ द 1000 प्रॉपर्टीज, जो हज़ार प्रॉपर्टियाँ आयनिक कंपाउंड की थी, जिनको तुमको लर्न करने में ये ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है, ऐसे आयनिक ऐसे भी होते हैं, आयनिक वैसे भी होते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज़ के बीच में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी आयनिक्स की, वो होती थी सॉल्युबिलिटी। वो क्या होते थे, कहीं ना कहीं क्या होने की कोशिश में लगे रहते थे, सॉल्युबल होने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट्स। ये चीज़ हम लोगों को मालूम है। इतनी बात है हम लोगों को सबसे पहले समझनी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। वाटर खुद भी एक पोलर सॉल्वेंट है, और भी किसी भी टाइप का पोलर सॉल्वेंट अगर आप डाल दोगे तो उसके अंदर एक आयनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हम लोग इन आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन लोगों के पास कैपेसिटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये कैसे फॉर्म में आ जाते हैं, वापस से आयंस के फॉर्म में हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये सारा फिनोमेना जो ये लोग करते हैं, ये होता कैसे है, किस तरीके से इन लोगों का बिहेवियर सॉल्वेंट के अंदर काम करता है, डिजोल्व कैसे होते हैं, कैसे नहीं डिजोल्व होते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम लोगों का टॉपिक कॉन्सेंट्रेट करने वाला है। तो बिना ज़्यादा बोर किए, ज़्यादा इधर उधर की कहानी बताए, आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी का राज। तो हाइड्रेशन अ फिनोमेना, आराम से बताता हूँ। अ फिनोमेना in which ions of a compound are surrounded by a solvent, या by solvent molecules, can be defined as सॉल्वेशन। क्या हो गया है, डिसॉल्व हो रहा है ना इसके अंदर। एंड हाइड्रेशन इन केस ऑफ वाटर, अगर हमने सॉल्वेंट वाटर लिया हुआ है तो उस केस में हम उसको क्या बोलना शुरू करेंगे, हाइड्रेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रेशन इन केस ऑफ वाटर। दो बातें यहाँ पे क्लियर है हम लोगों को। अगर हम लोगों ने कोई भी सॉल्वेंट यूज़ किया तो हम उसको सॉल्वेशन बोलेंगे, अगर हमने वाटर यूज़ किया है तो उसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे, हाइड्रेशन बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम लोग अपना सबसे फेमस एनी कंपाउंड ले लेते हैं यार, NaCl। एनी के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बनते समय इनके बीच में लगी थी बहुत सारी लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये NaCl को मैंने उठाया और उठा करके डाल दिया वाटर के अंदर। जैसे ही मैं इसको वाटर में डालूंगा तो इसके अगल बगल वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, H2O। साधारण सी बात है। इसको अगल बगल से क्या कर लेंगे, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे। अगर इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया तो हमको थोड़ा सा वाटर के मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा यार। हमारा वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये दोनों कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, समझने वाली बात है। अब यहाँ पर छोटी सी हरकत होने वाली है कि शेयरिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, शेयरिंग यहाँ पे चालू होगी, कुछ भी होगा, थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करो। ये अपना वाटर है। अभी सोडियम खुद कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसको कौन अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ऑब्वियस है। तो इस तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, इस तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, इनमें से ये जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करने की कोशिश करने लगेगा, सोडियम को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अब इसको थोड़ा से अलग तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में आसानी से बैठना शुरू हो जाए। ये वाला थोड़ा ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरफ बॉन्ड कर रहे हैं। यहाँ पे एक और बैठा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर एक और बैठा हुआ है,
ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सारे हाइड्रोजन के ऊपर चेक करवा लो, फॉर्मल चार्ज की कहानी पढ़ेंगे समझ में आएगा। सारे ऑक्सीजन के ऊपर कैसे चार्ज है, एक नेगेटिव का चार्ज। ये ऑक्सीजन क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश में लगा हुआ है। समझता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है भाई, क्या होने की कोशिश कर रहा है, अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। इस तरफ हमारे पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के लिए भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है ना कि ये लैटिस एनर्जी से बंधा हुआ है। इसने बहुत सारी लैटिस एनर्जी रिलीज कर दी थी यार बनते समय, इसने बहुत सारी लैटिस एनर्जी रिलीज कर दी थी बनते समय। इतनी आसानी से अब अलग हो नहीं सकता, इसको कुछ ना कुछ बाहर से जब एनर्जी सप्लाई होगी, किसी चीज़ को एनर्जी सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर प्रेशर डालते हो, दबाव डालते हो, खींचते हो, दूर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये इतनी आसानी से तो अलग होने नहीं वाला, क्योंकि एक लैटिस एनर्जी एक ऐसा फैक्टर है जिसने इन लोगों को आपस में क्या करके रखा हुआ है, अटका के रखा हुआ है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तो है ही है, लैटिस एनर्जी, फोर्स एनर्जी, दो चीज़ें तो होंगी। ठीक है, तो द अमाउंट, कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा इसको अलग करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बाहर से इतनी एनर्जी सप्लाई कर दें कि ये लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर हम बाहर से जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो खींचने के लिए एनर्जी हम इसके अंदर सप्लाई ले रहे हैं, वो अगर कम होगी कंपेरेटिवली, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे से अलग होने नहीं वाले। तो ये बाहर से जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है, ये वाली एनर्जी, इस एनर्जी को हम बोलना शुरू कर देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ HE। तो इधर साधारण सी बात हमको समझ में आती है कि अगर हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी जो है, अगर मैं ज़्यादा सप्लाई कर पाऊँ या ज़्यादा उसके अंदर डेवलप हो जाए लैटिस एनर्जी से, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। मेरा सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आयन्स बन जाएंगे उसके अंदर, फिर से सोडियम आयन बन जाएगा, क्लोरीन का आयन बन जाएगा। साधारण सी बात है, एक दूसरे से अगर अलग हो गए तो पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर हो गए, दूर हो गए, आयन्स बन गए। ठीक है, और वही केस में अगर मेरा हाइड्रेशन एनर्जी कम पड़ जाता है लैटिस एनर्जी से, लैटिस एनर्जी मजबूत पड़ जाती है इन सबके मुकाबले, तो इसका मतलब है नॉट अ डिसॉल्व्ड, यहाँ पे किसी भी तरीके का डिसोल्यूशन नहीं होने वाला है। और डिसोल्यूशन नहीं होगा तो आयन का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, किसी तरीके का हाइड्रेशन नहीं दिखेगा, किसी तरीके का सॉल्वेशन नहीं दिखने वाला है। तो साधारण सी बात है, सॉल्वेशन का प्रोसेस, फिनोमिना, डेफिनेशन और कंडीशन, किस कंडीशन में ये काम कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने की बारी आ गई है, जिसका नाम है हाइड्रेटेड रेडियाई। एक एक करके पढ़ते चलेंगे, मजा होगा, कोई टेंशन नहीं। पहली चीज़ इसके बारे में अपने को पढ़ना है वो है हाइड्रेटेड रेडियाई। इसको मैं नाम दे देने वाला हूँ हाइड्रेटेड रेडियाई। ठीक है, अब हाइड्रेटेड रेडियाई क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सोडियम है, सोडियम की कुछ खास बात है, ये सोडियम जो है इस मॉलिक्यूल को टच कर रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा ऐसा, उसको टच कर रहा होगा, फिर उसके भी पीछे कोई मॉलिक्यूल होगा, उसको टच कर रहा होगा, फिर उसके पीछे कोई मॉलिक्यूल होगा, उसको भी टच कर रहा होगा। ऐसे पीछे 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 तक कहीं तो एक रेंज होगी जहां तक वो अपना इन्फ्लुएंस बना पा रहा है, उसके आगे वाले मॉलिक्यूल को टच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो वैसा जो डिस्टेंस है यहाँ से अगर मैं मेजर करना शुरू करूँ और लास्ट मॉलिक्यूल तक का जो डिस्टेंस मैं मेजर करूँ, ऐसे डिस्टेंस को अगर मैं समझता हूँ, तो ये डिस्टेंस मेरा एक सर्टन रेंज है इन्फ्लुएंस का, कितनी दूर तक मेरी इन्फ्लुएंस काम कर रही है, कितनी दूर तक सोडियम जो है अपना प्रभाव बना पा रहा है। अभी एक डायरेक्शन में तो बनाएगा नहीं, इस तरफ भी उतना ही फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ भी उतना इन्फ्लुएंस लगा रहा होगा, ऊपर भी उतना इन्फ्लुएंस लगा रहा होगा, नीचे भी उतना इन्फ्लुएंस लगा, आगे पीछे अपने चारों तरफ वो उतना ही इन्फ्लुएंस लगा रहा होगा। इसका मतलब है अगर इतनी दूरी से इन्फ्लुएंस लगा रहा है और चारों तरफ लगा रहा है, शक्तिमान बन गया चारों तरफ पे, तो ऑब्वियस है कि ये क्या कर रहा है, अपने अगल बगल एक इमेजिनरी स्पीयर बना रहा है इन्फ्लुएंस का। ठीक है, अपने अगल बगल एक इमेजिनरी स्पीयर बना रहा है इन्फ्लुएंस का, और उस स्पीयर का रेडियस ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस ही हो जाएगा, ये डिस्टेंस ही हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं हाइड्रेटेड रेडियाई। क्या बोलना शुरू कर देते हैं, हाइड्रेटेड रेडियाई बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस up till which an ion creates influence of attraction in phenomena
of solvation / hydration can be defined as hydrated radii. Again, the maximum distance up till which an ion creates an influence of attraction in phenomena of solvation and hydration. Phenomena मतलब किस प्रक्रिया के अंदर ये अट्रैक्शन प्रोड्यूस करने की कोशिश हो रही है, किस प्रोसेस के अंदर हम इस इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन के अंदर बात करते हैं। हाइड्रेशन की प्रक्रिया में, हाइड्रेशन के प्रोसेस में जहाँ तक वो अपना इन्फ्लुएंस बना पाता है, जिस डिस्टेंस तक वो इन्फ्लुएंस बना पाता है, उस डिस्टेंस को हम हाइड्रेटेड रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चारों तरफ उतना इन्फ्लुएंस बना रहा है यार, चारों तरफ इन्फ्लुएंस बना रहा है तो स्फीयर बना ले रहा है, स्फीयर का रेडियाई तो होगा ही ऑब्वियस, ठीक है। अब ये जो रेडियाई है जिसकी हम बात कर ले रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक बात है। ये जो पैरामीटर हम देख रहे हैं ये मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक है या मटेरियल स्पेसिफिक है, ऐसे बोल देता हूं, ठीक है। ये मटेरियल स्पेसिफिक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है ना, तो यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, सोडियम। अगर लिथियम क्लोराइड होता तो यहाँ पे क्या बैठा होता, लिथियम बैठा होता था। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड होता यहाँ पे तो क्या बैठा होता, मैग्नीशियम बैठा होता था। ऐसी बात है, ठीक है। ये जो सोडियम है वो एक सर्टन एरिया तक क्या बनाता, अपना इन्फ्लुएंस बनाता, सर्टन दूरी तक अपना एक इन्फ्लुएंस बनाता, ठीक है। लिथियम हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक अपना इन्फ्लुएंस बना लेता, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो कुछ सर्टन डिस्टेंस तक इन दोनों के मुकाबले इन्फ्लुएंस बनाता। तो हर टाइप का अगर तुम कटायन लेने की कोशिश करते हो, हर टाइप का कटायन, किसी भी टाइप का पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये वाला भी इन्फ्लुएंस बनाता है, ये वाला भी इन्फ्लुएंस बनाता है, दोनों ही इन्फ्लुएंस बनाते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक मटेरियल ले लूँ तो उस मटेरियल की जो इन्फ्लुएंस बनाने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। सोडियम की दूर तक इन्फ्लुएंस बनाने की होगी, लिथियम की उससे भी दूर तक इन्फ्लुएंस बनाने की कैपेसिटी है, मैग्नीशियम की दोनों के आसपास से कहीं ना कहीं बीच में है। इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंशिएट होते रहता है। अगर ऐसा डिफरेंशिएट हो सकता है इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, कंपेरेबल भी है। ये जो टॉपिक है हाइड्रेटेड रेडियम, ये कंपेरेबल क्वांटिटी है। मतलब तुमको दे देगा सोडियम, बोलेगा ये भाई सोडियम है और Li है और Mg है और एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि इनके अंदर से, इन चारों में से सबसे ज़्यादा बड़ा रेडियाई कौन बनाएगा, कौन ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस बनाएगा, तो हमको वो भी समझना पड़ेगा ना, और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने पड़ेंगे। फंसाएगा तो मानेगा नहीं। तो ये बातें समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। इसके पैरामीटर्स हमको क्या बताते हैं कि हाइड्रेटेड रेडियाई जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाइड्रेटेड रेडियाई जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सबसे पहली बात, हाइड्रेटेड रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सेकेंड बात हम लोगों को याद रखनी है कि हाइड्रेटेड रेडियाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटम के साइज पे ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली सब कुछ सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें हम लोगों को याद रखनी है बड़े आसानी से, कुछ मुश्किल ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, ठीक है। तो बस इन्हीं दो टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स जो बहुत ईजिली अपने को मिल जाएंगे। आसान है यार, कोई टेंशन नहीं है। देखो समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, सही है, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने को दो पैरामीटर देखने पड़ेंगे। पहला अपने को देखना पड़ेगा चार्ज का ट्रेंड, जो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने पढ़ा तो वहाँ से याद होगा, और एटॉमिक साइज का ट्रेंड। अगर ये दोनों ट्रेंड पे हम फोकस करें तो हम हाइड्रेटेड रेडियाई का बदलाव जो है वो पीरियड्स के हिसाब से, ग्रुप्स के हिसाब से देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो चार्ज के ऊपर बात कर लेते हैं। चार्ज तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग नीचे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग नीचे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं, इक्विवेलेंसी सेम है सबकी, ठीक है। तो इधर जो भी लिया रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज रहेगा, लिथियम के ऊपर भी +1 का चार्ज रहेगा, सोडियम के ऊपर भी +1 का चार्ज रहेगा, पोटेशियम के ऊपर भी +1 का चार्ज रहेगा। नीचे तक बढ़ते चले जाओ यार, कोई टेंशन नहीं होने वाला। सबके ऊपर तुमको चार्ज कैसा मिलेगा, +1 का ही चार्ज मिलेगा। वैसे ही बेरिलियम पे ही उतना चार्ज, मैग्नीशियम पे, कैल्शियम पे, सब पे उतना ही, चाहे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सबके ऊपर उतना ही चार्ज तुमको मिलने वाला है। ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे चार्ज को फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी मूव करोगे चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई चार्ज इज कांस्टेंट। चलो इधर से इधर देखने की कोशिश करते हैं। इधर से इधर तुम जाते हो तो चार्ज इंक्रीजेस, इस तरफ से इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्योंकि अगर हम लिथियम को देखेंगे तो 1, बेरिलियम को देखेंगे तो इसके बाद +2 हो जाता है, बोरॉन को जाने लगेंगे तो +3 होने लगेगा। आगे देखिए, अब वो कोवेलेंट बॉन्ड के रास्ते में जा रहा है, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ोगे तो, पर इस तरफ से इस तरफ मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर चार्ज क्या होते रहता है, बढ़ते रहता
है। ठीक है, अब चार्ज के हिसाब से ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं। हमको बोलता है कि हाइड्रेटेड रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब चार्ज बढ़ रहा है तो हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या करेगा, बढ़ेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरफ से इस तरफ मैं मूव करता हूँ तो मुझको समझ में आता है ये चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होते रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड रेडियाई भी क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला। ठीक है, इस तरफ तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा क्योंकि हाइड्रेटेड रेडिया के बारे में अगर हम चार्ज के सवाल पूछें तो चार्ज तो भाई क्या ही बोल पाएगा। यहाँ पे चार्ज बोल रहा है कि मैं तो खुद ही कांस्टेंट हूँ, हाइड्रेटेड रेडिया कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं। इस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, चार्ज बोलता है इस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ हाइड्रेटेड रेडिया भी बढ़ेगा, लेकिन इस तरफ तो मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं भाई, तो इधर मेरे को हाइड्रेटेड रेडिया के बारे में नहीं मालूम है। तो अपने को दूसरा पैरामीटर देखना पड़ेगा। दूसरा पैरामीटर क्या बोलता है, साइज। एटॉमिक साइज के इनवर्स प्रोपोर्शन में बढ़िया, एटॉमिक साइज के इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे नीचे मूव करते हैं तो ऐसे मैं लिख लेता हूँ, चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इक्वलिटी डाला है मतलब सबका इक्वल है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता रहता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग। और इस तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये ट्रेंड याद रखना है, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग, एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब हाइड्रेटेड रेडिया का इसके साथ रिलेशनशिप इनवर्स में, तो वो बढ़ेगा तो ये कम होने लगेगा। अगर हाइड्रेटेड रेडिया कम हो, अगर साइज कम हो रहा है तो हाइड्रेटेड रेडिया क्या होएगा, इसके वजह से इंक्रीज होएगा, ऑब्वियस है। देखो तो पहले ही अपने को पता है कि हाइड्रेटेड रेडिया इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे साइज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं, जैसे वहाँ चार्ज का उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, यहाँ साइज का इतना कोई नहीं। यहाँ पे साइज इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, इसका मतलब हाइड्रेटेड रेडियाई विल गो ऑन डिक्रीजिंग, हाइड्रेटेड रेडियाई विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये बात आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ तो करने वाला हूँ। मेरे को क्या मतलब इन सारी चीज़ों से, मेरे को तो हाइड्रेटेड रेडियाई फाइंड आउट करना है ना, मैं ये सब कुछ हटा दूंगा। मेरा हाइड्रेटेड रेडियाई गोज ऑन डिक्रीज। दो ट्रेंड याद रखूंगा सिर्फ, नीचे जा रहा हूँ तो हाइड्रेटेड रेडिया क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इस तरफ जा रहा हूँ तो हाइड्रेटेड रेडिया क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब मेरे को अगर क्वेश्चन दे दिया, मेरे को बोला ले लो भाई, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुपीडियम ले लो, और इन चारों में हमको बता दो कि कौन है वो जो ज़्यादा दूर तक अपना इन्फ्लुएंस बना के रखेगा, कौन है वो जो ज़्यादा दूर तक अपना इन्फ्लुएंस बना के रखेगा। तो लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम सबसे छोटा है, पर इन्फ्लुएंस जो ये बनाएगा वो ज़्यादा दूर तक बनाएगा, क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज जितना छोटा इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा बड़ा, फिर से साइज जितना छोटा इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा बड़ा। सिंपल है। ठीक है, तो ये उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा हो जाता है। सिंपल है, समझ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन उठेंगे। देखो कौन ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा करेगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी सवाल उठाते चलो। अब ये लोग कैसे हैं, ये नेगेटिवली चार्ज है सब, पर क्या फ़र्क पड़ता है अपने को तो अब ये भी तो कोई ना कोई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना ही रहा है ना, ये भी तो इन्फ्लुएंस बना रहा है भाई साहब, कम ज़्यादा तो नहीं है। यहाँ पे कोई पोलैरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वालों को धर रहा है, पॉजिटिव वाले को पकड़ रहा है, इन्फ्लुएंस तो फिर भी बना रहा है, इन्फ्लुएंस तो है उसका। ठीक है, अगर इन्फ्लुएंस है तो मेरे को पूछ लेगा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बता दो, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इस ट्रेंड को अगर समझोगे तो साइज जितना छोटा होगा इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा दूर तक बना हुआ रहेगा, उतनी ज़्यादा दूर तक उसने क्या करके रखा होगा, कैप्चर करके रखा होगा एरिया। ठीक है, तो ये वर्टिकल वाला ट्रेंड मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल वाला ट्रेंड देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला ट्रेंड बोलता हूँ, देखो छोटा सा ही लेता हूँ, लिथियम और बेरिलियम में कंपैरिजन बता दो। तो लिथियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, बेरिलियम के ऊपर 2+ का चार्ज है। अगर चार्जेस इतने ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, पहले तो याद कर लो, ज़रूरी है। अगर समझो याद नहीं है तो भी इस तरफ अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग अगर मूव कर रहे हैं, तो इतना याद रख ही सकते हो कि हाइड्रेटेड रेडिया क्या हो रहा है, इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ये ज़्यादा राइट में है, इस वजह से इसका हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है। पीछे वाले को देखो, यहाँ पे क्या बोलता है कि चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडिया ज़्यादा बड़ा होगा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा दूर तक पकड़ बना पाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा दूर तक इन्फ्लुएंस बना ही पाएगा ना। छोटू सा चार्ज है, कितना दूर तक इन्फ्लुएंस बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ोगे तो चार्ज की ताकत के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ग्रेविटी पढ़ोगे तो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दूर तक अपना इन्फ्लुएंस बनाएगा। सारी बातें तो समझने वाली बात है, कोई इतनी मुश्किल बात ही नहीं। ठीक है, नीचे तुमसे फिर से पूछ लेगा कहीं पे, समझो सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो बताओ किसका ज़्यादा है। ऑब्वियस है मैग्नीशियम का ज़्यादा है। यहाँ पे भी कैल्शियम
इसका ज़्यादा है। इसके मुकाबले फिर किसका ज़्यादा है? कॉपर का ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? जिंक का ज़्यादा है, कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है, कैडमियम का किससे ज़्यादा है? Ag सिल्वर से ज़्यादा है। मर्क्यूरी का किससे ज़्यादा है? गोल्ड से ज़्यादा है। मर्क्यूरी का किससे किससे ज़्यादा है? इन सब से ज़्यादा। कैडमियम का इन सब से ज़्यादा। जिंक का इन सब से ज़्यादा। मैग्नीशियम का इन सब से ज़्यादा। एल्यूमिनियम का इन लाइन में सबसे ज़्यादा। इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनके ही लाइन में नीचे बढ़ोगे तो साइज़ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे का कंपैरिजन अलग झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा सबसे पहला ट्रेंड अपने को समझ में आ गया है। समझता है, इजी है, कोई मुश्किल तकलीफ दर्द पीड़ा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सारे ट्रेंड समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये तो कहानी यार हाइड्रेटेड रेडिया की है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, समझना जरूरी है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन उठ जाते हैं। इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अपने को जो पढ़ना है वो सेकंड वाला है, इसमें ध्यान समझो। इसको बोला जाएगा मोबिलिटी ऑफ आयंस। इसको कहीं कहीं आयनिक मोबिलिटी भी लिखा रहता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस या फिर आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? आयनिक मोबिलिटी क्या है? अगर मैं तुम लोगों से ऐसा पूछूं कि एक छोटू सा मैंने क्या लिया हुआ है? आयन लिया हुआ है। कौन सा आयन है? छोटा वाला आयन। छोटा वाला आयन सबसे ज़्यादा तूफान आयन है। ठीक है, ये छोटा है, बहुत दूर तक अपना इन्फ्लुएंस बना के रखता है। छोटा सा आयन है, अपना इन्फ्लुएंस बहुत दूर तक बना के रखता है। ठीक है, ये बहुत दूर तक बना हुआ आयन जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कुछ इस तरीके से बना के रखता है कि एक बड़ा स्पीयर कवर करके रखता है। इसमें बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल होगा। ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होंगे? भरे हुए होंगे। समझ सकते हो ना? अब मैं लिथियम के मुकाबले क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे जाऊँगा तो हाइड्रेटेड रेडिया कम होते हैं। मैं पोटेशियम को पकड़ लेता हूँ। पोटेशियम भी मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ K+। ठीक है, इसका स्पीयर यार छोटा है, इसका स्पीयर जो है उसके मुकाबले छोटा है। इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल है इस तरीके से। क्या है? उसमें भी भरे हुए हैं, इसमें भी भरे हुए हैं, दोनों में भरे हुए हैं। दिखता है? दिखता है? बोल दो, मैं भी कैमरे से ही बातें कर रहा हूँ, तुम भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? H2O भरा हुआ है, यहाँ पे भी H2O, सब H2O इसके अंदर फिल्ड है, इसके अंदर भरा। इसके अंदर मुझको लगता है ज़्यादा मोर, इसके अंदर क्या लग रहा है मुझको? मोर किसके मॉलिक्यूल्स हैं? मोर वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिर मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर। और यहाँ पे मुझको लगता है कि लेस है, कम है, थोड़े से, इससे कम है। इस लिथियम का मूव करना इजी है कि मुश्किल है? क्योंकि इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। और इस पोटेशियम का मूव करना इसके मुकाबले आसान है कि मुश्किल है? क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये पोटेशियम है और ये लिथियम, ये ज़्यादा घेरा हुआ है ना, तो इसकी मोबिलिटी क्या है? इसकी मोबिलिटी जो है वो कम है। और इसकी मोबिलिटी कैसी है? इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। ये ज़्यादा मोबिल है, ये ज़्यादा मूव कर सकता है और ये कम मूव कर सकता है। इसका हाइड्रेटेड रेडिया जितना ज़्यादा बड़ा, अंदर मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा भरे हुए। जितने ज़्यादा अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है उतना भाई साहब का हिलना डुलना मुश्किल है। जितना हिलना डुलना मुश्किल है उतनी मोबिलिटी उनकी क्या हो गई? कम हो गई। समझने वाली बात है। और जितना कम दूर तक इन्फ्लुएंस बना है उतने कम दूर तक इनको घेरा गया है। कम दूर तक घेरा गया है तो इनकी मोबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। मोबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आसानी से मूव कर सकते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी, यहाँ से अपने को ट्रेंड समझ में आता है। मुझको ये बात फील होती है कि अगर हाइड्रेटेड रेडिया है मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा तो मोबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी? अचानक से कम हो जाएगी, क्योंकि हर तरफ से मैं कैसा हो जाऊँगा? घेर उठूँगा, हर तरफ से मेरे को सराउंड कर लिया जाएगा। तो इसका लगता है मुझको मतलब ये बनेगा कि मोबिलिटी is inversely proportional to hydrated radii। साधारण सी बात है, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। चेक करना पड़ता है भाई साहब, कभी कभी वीडियो बना लेते हैं और पीछे फोन हमारा सोया हुआ रहता है, आराम से खुद से ही बातें करके चले जाते हैं घर पे। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसको ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेटेड रेडिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिक साधारण सी बात है, मोबिलिटी इसका क्या काम करती है? उल्टा काम करती है। तो मोबिलिटी इस तरफ क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी। समझने वाली बात है ना? हाइड्रेटेड रेडिया जो है वो मोबिलिटी का इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाइड्रेटेड रेडिया क्या हो रहा है? इस तरफ डिक्रीज हो रहा है। तो मोबिलिटी इस तरफ क्या होने लगेगी? नीचे की तरफ जाने लगोगे तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मोबिलिटी नीचे जाने लगोगे, इंक्रीज होने लगेगी। तो फिर से तुमसे कोई सवाल पूछ लेगा, तुमको बोल देगा लिथियम ले लो भैया, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, बता दो कौन ज़्यादा हिलेंगे?
किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी? तुम बोलोगे सबसे छोटा, तो इसका इन्फ्लुएंस सबसे बड़ा। साइज में सबसे छोटा, इन्फ्लुएंस इसका सबसे बड़ा। इन्फ्लुएंस इसका जितना बड़ा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरेंगे, जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे उतना भाई साहब का हिलना डुलना मुश्किल, जितना हिलना डुलना मुश्किल उतनी मोबिलिटी कम, तो इनकी मोबिलिटी कम तो ऑटोमेटिकली इनकी मोबिलिटी ज़्यादा हो गई। जितना नीचे की तरफ जाओगे मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा मिलती जाएगी, जितना नीचे की तरफ जाओगे मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। इस तरफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। कोई पूछ लेगा भाई ये लिथियम ले लो, बेरिलियम ले लो, बोल दो किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तुम बोल दोगे इस केस में तो लिथियम की मोबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बेरिलियम का चार्ज ज़्यादा है। बेरिलियम का चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होने की वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल इनको अगल बगल टच कर रहे हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल इनको अगल बगल टच कर रहे हैं, इस वजह से इनका हिलना डुलना थोड़ा सा मुश्किल है। इनका हिलना डुलना मुश्किल है, इस वजह से इनकी मोबिलिटी लो है। इनकी मोबिलिटी लो है तो इनकी मोबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इनसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई इसका मतलब हमारा काम हो गया, पता कर चल गया हमको आंसर क्या। ऐसे ही कंपैरिजन में कुछ भी आते रहे क्या ही फर्क पड़ता है, सब कुछ सॉल्व करते चले जाएंगे आराम से। आयन के ऊपर ध्यान दिए रहो, जय हरि बोले रहो। चले, पर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड और समझ लो। मोबिलिटी जो है ना, अभी समझने की ज़रूरत है तुमको, सिर्फ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात क्या है, इसके अंदर कुछ है नहीं। हाइड्रेटेड रेडिया खुद एटॉमिक साइज के इन्वर्जन में है, फिर हाइड्रेटेड रेडिया मोबिलिटी के भी इन्वर्जन में है। ये इसका दुश्मन, फिर ये इसका दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ट्रेंड को फॉलो करती है मोबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है, मोबिलिटी भी बढ़ रहा है। इस तरफ जाते हुए एटॉमिक साइज कम होते रहता है, मोबिलिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। फालतू के पॉलिटिक्स मत सीखो, काम पे ध्यान दो। मोबिलिटी की बात होगी। थर्ड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसा कुछ फिनोमिना नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, कुछ नहीं होता। जिन लोगों की ज़िंदगी में फोकस बहुत बुरी तरीके से उनकी ग्रोथ पे लगा हुआ है, उनका अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा हुआ है, एवोल्यूशन में लगा हुआ है, उनके पास ये सब फालतू काम करने के लिए टाइम नहीं है, दोस्त बनाते दुश्मन बनाते बैठने के लिए। जो उनके टर्म्स में चल रहा है वो उनका दोस्त है, जो उनके टर्म्स में नहीं चल रहा उससे वो दूर है बस। ये नेगेटिव इमोशन का इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट ही होता है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है, चाहे तुम पॉजिटिव इमोशंस का करो या नेगेटिव इमोशन, लविंग इमोशंस का करो, हेटेड का करो, किसी भी टाइप के इमोशन का इन्वेस्टमेंट करो। जब तुम कहीं अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करते हो तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी तुम तैयारी में हो, प्रिपरेशन में हो, तो तुम्हारे मन में वैराग्य की भावना होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पैशनेट होना तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डिस्पैशनेट हो तो तुम अच्छे बुरे से टच नहीं होगे, तुम्हारा कहीं इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जब तुम्हारा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा इमोशनल कोशेंट अच्छे स्टेट में रहेगा। इमोशनल कोशेंट अच्छे स्टेट में है, प्रिपरेशन के अंदर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सारा दिन तुम्हारा मन लग जाएगा अगर फालतू चीज़ों के अंदर, तो फंस जाओगे। और सारा का सारा सोशल मीडिया ट्रैप जो है ना, वो तुम्हारे इमोशंस को ही टारगेट करता है। तुम यूथ हो यार, बात याद रखो। पूरे पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी धरती में जितने भी बिजनेस वाले हैं, जितने भी लोग पैसा कमाने के पीछे पड़े हुए, सब लोगों के टारगेट पे तुम ही हो। तुम ही हो जो बदलाव पैदा करोगे, और तुम ही हो जिनको टारगेट करने से उनके अंदर भी बदलाव आएगा, उनका फ़ायदा होगा। मेरी एज वाले, मेरे से बड़े एज वाले, उन लोगों को इतना कोई मतलब है नहीं, वो खाए पिए लेटे हुए, उनको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तुमको इन्फ्लुएंस होने में इंटरेस्ट है, तुम इन्फ्लुएंशियल हो, और इन्फ्लुएंशियली तुम थोड़ा सा, तुम्हारे पैरामीटर्स क्या हैं, सेंसिटिव है, इसीलिए तुमको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो लोग करते हैं, तुमको अच्छी चीज़ों का लालच दिखाते आ जाता है, तुमको नेट सीरीज़ तुम्हारे लिए बनाई जाती है, सारे के सारे वेब सीरीज़ तुम्हारे लिए बनाए जाते हैं, मूवीज़ यूथ को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बनाया जाता है, फैशन यूथ को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बनाया जाता है। सबका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यूथ है, और यूथ बढ़िया पॉपकॉर्न खा के सोया हुआ है, तो निकलो इसे बाहर, ठीक है। कंडक्टिविटी को ध्यान से समझो। कंडक्टिविटी की कहानी क्या है? कंडक्टिविटी यार कोई बात ही नहीं है। कंडक्टिविटी, मोबिलिटी क्या होती है? अगर तुम एक कंटेनर ले लो, उस कंटेनर के अंदर आयंस अगर मूव कर रहे हैं, आयंस का मूवमेंट जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आयंस मेरे मूव कर रहे हैं तो कंडक्टेंस होगा। अगर मोबिलिटी हाई है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई हो गई। तो ये तो सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, मोबिलिटी। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ट्रेंड को समझो बस, फैशन ट्रेंड को नहीं, एलिमेंट्स के हरकतों वाले ट्रेंड को समझो।
वो सबका भी टाइम आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो ट्रेंड मोबिलिटी दिखाएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी वही ट्रेंड दिखाएगा, क्योंकि मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दो अलग बातें हैं ही नहीं। अगर आयन मूव कर सकता है तो आयन चार्ज लेके फ्लो हो सकता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट, 7th 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स से। ठीक है, मोबिलिटी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी वही ट्रेंड दिखा रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमको बोल रहा है कि मोबिलिटी अगर गिरेगी भाई साहब तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी गिरेगा, साधारण सी बात है। तो बोला भाई ये भी ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं गेम को। आ जाओ भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ, लिखने को जगह हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ही जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा वैसे वैसे क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। तो अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है लिथियम क्लोराइड और वहीं पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, तो इन दोनों में पोटेशियम क्लोराइड जो है मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि नीचे जाते हुए जो आयन होता है वो कैसा है? वो मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला है, और ये मेरे कैसे ऊपर वाला क्या करने वाला है? कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इन दोनों को ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये दोनों किसके साथ है? क्लोरीन के साथ ही है तो क्लोरीन के साथ, तो इसको टारगेट करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों के साथ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम लिथियम क्लोराइड ले लो, लिथियम ब्रोमाइड ले लो और लिथियम आयोडाइड ले लो, ऐसा ले लो। अब इन तीनों में तुमसे पूछ सकता है कि बताओ अब इन तीनों में क्या हाल है भाई साहब? वहाँ तो तुमने लिथियम को फिक्स कर लिया, यहाँ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में तुम इधर भी तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, नीचे की तरफ मूव करोगे कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लिथियम आयोडाइड तुमको ज़्यादा कंडक्टेंस दे देगा। ठीक है, बस ट्रेंड को मेंटेन करके रखो, कोई टेंशन होने नहीं वाली। समझता है? क्लियर है? कोई टेंशन नहीं लेना यार, इजी बहुत। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट एक टॉपिक अपने पास बचा है अभी डिस्कशन में, बस उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। ये उसके साथ इतना डील नहीं करता, साइज पे मैटर करता है इसके अंदर, पर फिर भी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर उनके मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या बोलता है कि कितना कोई भी कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व होएगा। LiBr अगर मैंने लिया हुआ है और मैंने सोडियम ब्रोमाइड लिया हुआ है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा? ये ज़्यादा डिसॉल्व होगा, ये ज़्यादा डिसॉल्व होगा। जब भी तुम कोई भी आयनिक कंपाउंड डालते भी हो तो उसका आयनिक कैरेक्टर होता है, उसका कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। अगर तुमने पूरा डाल दिया तो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा डिसोसिएशन कांस्टेंट उसका सब मैच नहीं कर जाएगा, थोड़ा तो कम डिसॉल्व होगा। कोई कोई कंपाउंड ज़्यादा डिसॉल्व होते हैं, कोई कोई कंपाउंड थोड़े से कंपैरेटिवली कम डिसॉल्व होते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन कैसे पता चलता है अपने को? दोनों ही तो आयनिक हैं, दोनों ही हम बोल देते हैं कि वाटर में डिसॉल्व हो जाने वाले, पर कुछ हद तक कोई ज़्यादा डिसॉल्व होगा, कुछ हद तक कोई कम डिसॉल्व होने, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है कैसे पता चले? ऐसे पता चलता है हमको उसके सॉल्युबिलिटी ऑर्डर से पता चलता है। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर अब हमको देखना है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ साइज। तो हमको साइज का ट्रेंड समझना पड़ेगा ना, साइज के ट्रेंड को समझेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो साइज के ट्रेंड को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिथियम ब्रोमाइड लिया हुआ है और मैंने सोडियम ब्रोमाइड लिया हुआ है, ये दो मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये लिथियम है और ये ब्रोमीन है। इमेजिन करो लिथियम ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज तो फिक्स है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, पर ये सोडियम है फिर। ठीक है, लिथियम से सोडियम थोड़ा सा बड़ा है, लिथियम से सोडियम थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा और अगर मैं आगे आ जाऊँ तो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ ज़बरदस्ती वाला कि पोटेशियम है और ये ब्रोमीन है, ये सोडियम है और ये ब्रोमीन है, ये लिथियम है और ये ब्रोमीन। किन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली कौन से दो आयंस का साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है? देखो ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, ये छोटा दिखता है बड़ा, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, फर्क, डिफरेंस हमको कंसिडर करना है। तो इन लोगों में हमको क्या देखना है? डिफरेंस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस सिमिलर ही है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट ठीक ही है। तो इन दोनों स्टेजेस में अपने को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे मुझको समझ में आता है कि डिफरेंस इस केस में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखना क्या है कहानी। मैंने क्या लिया हुआ है? मैंने लिया है लिथियम क्लोराइड ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक, सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, पोटेशियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ऐसे मैं सब कुछ लेते चले जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम
क्लोराइड। समझ में आता है? क्लियर है? मुझको लगता है क्लोरीन क्लोरीन तो सब सेम ही है, ठीक है, पर इसकी साइज की सबसे ज़्यादा नज़दीक किसकी साइज है? इसकी साइज है, तो इन लोगों का डिसोल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी साइज में और इसके साइज में बहुत सारा डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, तो साइज में डिफरेंस को हमको कंसिडर करना है कि साइज में फ़र्क कितना ज़्यादा है। इसके साइज में ठीक ठाक फ़र्क है, इसके साइज में बहुत फ़र्क है, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो ये लोग जल्दी से डिसॉल्व होंगे और वो लोग कैसे होंगे? कम डिसॉल्व होंगे। और साइज़ का ट्रेंड तो समझते ही हो, अगर इन चारों में से साइज़ पूछ लिया तो इसका साइज़ कैसा सबसे बड़ा है, इसका साइज़ कैसा सबसे छोटा है, तो लिथियम का क्लोरीन के साथ, सोडियम का क्लोरीन के साथ, पोटेशियम का क्लोरीन के साथ, रुबिडियम का क्लोरीन के साथ लगा दिया तो कौन जीत जाएगा? लिथियम जीत जाएगा, साइज़ सबसे छोटा, सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। उल्टा ऐसे सवाल पूछ सकता है कि सोडियम को ले लो, सोडियम को फ्लोरीन के साथ, सोडियम को क्लोरीन के साथ, सोडियम को फ्लोरीन के साथ, सोडियम को फ्लोरीन के साथ, सोडियम को ब्रोमीन के साथ, सोडियम को आयोडीन के साथ बढ़ा दिया, कौन ज़्यादा डिजोल्व होएगा? पूछता है, ठीक है। सोडियम तो चारों सेम ही है, तो चारों का साइज तो हम कैसे लिखने वाले हैं? सेम टू सेम लिख देने वाले हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को ध्यान से समझना है, तो फ्लोरीन थोड़ा छोटा, क्लोरीन थोड़ा और बड़ा, ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा, आयोडीन दाबो दाब बड़ा, तो जितना ज़्यादा बड़ा छोटा का फर्क उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, सोडियम आयोडाइड हमारे आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये चार बातें हम लोगों को काम आने वाली है। हाइड्रेटेड रेडिया का ट्रेंड समझना है, मोबिलिटी का समझना है, कंडक्टेंस का समझना है, सॉल्युबिलिटी का समझना है। चार कंपाउंड देगा, पूछेगा किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है, चार कंपाउंड देगा किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, इनमें से कौन से वाले आयन का हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा होगा, कटायन का हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा होगा, ऐसा पूछेगा। पूछेगा कौन इन चारों में से जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, इसके बारे में पूछेगा। सवाल सामने है, जवाब ढूंढने का तरीका सामने है, फटाफट पता करो यार, क्या मुश्किल है, कौन सी बड़ी बात है। ट्रेंड के लिए मैंने तुम लोगों को अपना पीरियोडिक टेबल सामने रखा हुआ है। यूजुअली मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, पीरियोडिक टेबल सामने रखो। पीरियोडिक टेबल सामने रखने से ट्रेंड तुम सामने सामने लिख लोगे। ट्रेंड जब तुम सामने लिखते हो तो सॉल्व करते समय थोड़े बहुत प्रॉब्लम, सोडियम किधर है, लिथियम किधर है, ये वो जो हल्के हल्के तुम्हारे दिमाग में फंसे हुए रहते हैं, निकल जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, थोड़ा शार्प भी हो जाओगे इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में काफ़ी है, आयनिक कंपाउंड हम क्लोज कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के कितने सारे टाइप होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, और उस स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले कोवैलेंसी की। और कोवैलेंट बॉन्ड एक स्टेज में नहीं समझाया जा सकता, मल्टीपल स्टेजेस हैं उसके, तो वो सारे स्टेजेस पढ़ने के पहले हमको कोवैलेंसी पढ़ना पड़ेगा। सो बात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन।